जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्या चीज़ होता है। तो वायुमंडल बेसिकली दो शब्दों से बना है, वायु प्लस मंडल। वायु प्लस मंडल, तो वायु का मतलब होता है हवा और मंडल का मतलब होता है क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक हवा उपस्थित होती है या हवा पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। अब अगर एक दूसरी परिभाषा से और हम समझें वायुमंडल की परिभाषा और क्या भी हो सकती है, तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन आवरण वायुमंडल कहलाता है। तो वही बात यही है जो हमने यहाँ बताने का प्रयास किया, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ, क्योंकि हवा भी एक प्रकार का गैस ही है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो सघन आवरण होता है वह वायुमंडल कहलाता है। अभी जो गैसों का जो सघन आवरण होता है, ये क्या करता है, पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन पर एक दाब लगाता है। इसीलिए हम लोग इस दाब को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, क्योंकि जो ये दाब लग रहा है वो वायुमंडल की वजह से लग रहा है, इसलिए एक दाब लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब की ही देन है कि हम लोग उड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम आप देखते होंगे, कभी मूवी में देखे होंगे, पिक्चरों में, तो जब अंतरिक्ष में जब कोई सैटेलाइट जाता है तो उसमें अंतरिक्ष में जब कोई व्यक्ति जाता है उसके सैटेलाइट के साथ जाता है, तो आप देखते होंगे वो उड़ता रहता है, मतलब एक स्थिर नहीं रहता, वो भारहीनता का अनुभव करता है। तो इसका मेन कारण है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और यही कारण है कि वो उड़ता रहता है। लेकिन हम लोग पृथ्वी पे उड़ क्यों नहीं पाते? तो इसका मेन कारण है कि हम लोग के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, यही कारण है कि हम लोग उड़ नहीं पाते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम नहीं उड़ पाते हैं तो पक्षी कैसे उड़ जाते हैं, हवाई जहाज़ कैसे उड़ जाती हैं, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ जाता है? तो इसका मतलब ये है कि जो ये लोग होते हैं ना, ये वायुमंडलीय दाब को कम कर देते हैं, इस वजह से ये लोग उड़ जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे इनके पंख होते हैं, तो पंखों की वजह से वायुमंडलीय दाब को कम कर देते हैं, इस वजह से ये लोग आसानी से उड़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो पंख होता नहीं है, नहीं तो हमारे पास भी पंख होता तो हम लोग भी वायुमंडलीय दाब को कम कर लेते और हम लोग भी उड़ जाते। तो अगर नॉर्मली पूछे कि पक्षियाँ और हवाई जहाज़ ही आसानी से उड़ जाते हैं जबकि इंसान नहीं उड़ पाता है, इसका मुख्य कारण, तो हम लोग के ऊपर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो अन्य जैसे पक्षी हो गए, हवाई जहाज़ हो गए, तो इन पे वायुमंडलीय दाब जो होता इन पर भी होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने डिवाइस की वजह से ये लोग वायुमंडलीय दाब को कम कर देते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप वायुमंडल क्या चीज़ है, वायुमंडलीय दाब क्या चीज़ है, समझ में आ गया। और वायुमंडलीय दाब की वजह से हम लोग उड़ नहीं पाते। अगर अंतरिक्ष में बात करें तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है, यही कारण होता है कि वहाँ पे आप देखते होंगे इंसान भारहीनता का अनुभव करता है और वो उड़ता रहता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वायुमंडलीय दाब के विभिन्न मात्रक। तो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। एसआई मात्रक वायुमंडल दाब का जो होता है वो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल से भी बोलते हैं, क्योंकि एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का एक मात्रक और भी होता है जिसको हम लोग बार बोलते हैं। अगर बात किया जाए कि एक बार बराबर कितने न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, तो एक बार बराबर होता है 1.0 गुणे 10 के घाते 5, या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि एक बार बराबर होता है 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब का एक मात्रक और है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टारेसेली। तो टारेसेली के नाम पर वायुमंडलीय दाब का एक अन्य मात्रक बनाया गया जिसे हम लोग टार बोलते हैं। और अगर बात किया जाए कि एक टार बराबर कितने पास्कल, तो एक टार बराबर होता है 133.28 पास्कल। अगर बात किया जाए कि एक बार बराबर कितने पास्कल, तो एक बार बराबर होता है 10 के घाते 5 पास्कल। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वायुमंडलीय दाब के जो विभिन्न मात्रक हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आपको भी मैंने बताया कि पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो वायुमंडल के कारण एक दाब का अनुभव करती हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और यही कारण है कि हम लोग वायुमंडलीय दाब की वजह से उड़ नहीं पाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वायुमंडलीय दाब को हम कम कर दें, तो कम करने का क्या क्या प्रोसेस है, तो आइए देखते हैं। यानी वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। तो अगर आप पृथ्वी पर रहते हैं
तो वायुमंडलीय दाब ज़्यादा हमारे ऊपर रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कम हो जाता है। यही कारण होता है कि जब हवाई जहाज़ उड़ जाती है, अंतरिक्ष में जाने लगती है, तो आप देखते होंगे वो आसानी से उड़ती है, क्योंकि वहाँ ऊपर जाने से क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो चुका रहता है। अब देखिए, ऊंचाई के अतिरिक्त वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित अन्य कारक प्रभाव डालते हैं। तो आइए देखते हैं, ऊपर जाने से भी कुछ ऐसे भी साधन है जिससे हम लोग वायुमंडलीय दाब को कम कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ताप का प्रभाव, तो वायुमंडलीय दाब ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वायुमंडलीय दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब ताप के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर इनक्रीज करेगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थात वायुमंडलीय दाब जो है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ये पहला कारण हुआ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वायुमंडलीय दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जलवाष्प का प्रभाव। तो वायु में जलवाष्प उपस्थित होने पर उसका घनत्व तो घटता है, अतः वायुमंडलीय दाब भी घटता है। तो जब जल का वाष्पन होता है तो उस दौरान भी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो ये दो कारण है वायुमंडलीय दाब को कम करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं नोट पॉइंट में। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आना तूफान की संभावना को व्यक्त करता है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि तूफान आंधी आने का मतलब शंका जताई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वायुमंडलीय दाब कम हो चुका है। तो वही हमने लिखा है कि वायुमंडलीय दाब के अचानक गिरावट आने से तूफान आने की संभावना होती है। अब हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं। अगर बात किया जाए कि वायुमंडलीय दाब जो है वो हमारे ऊपर जब लगता है तो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कितना लग रहा है, तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए हम लोग बेसिकली दो डिवाइस का यूज करते हैं। पहला नंबर है बैरोमीटर और दूसरा नंबर है मैनोमीटर नामक युक्ति से हम लोग इसका मापन कर लेते हैं। तो कई बार एग्जामों में आते रहते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मापन करने वाली युक्ति का नाम क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए बेसिकली दो डिवाइस का यूज किया जाता है, बैरोमीटर और मैनोमीटर। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, साथ ही साथ वायुमंडलीय दाब के विभिन्न मात्रक और उसको प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने देखा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।